तो अभी हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा का जो डेवलपमेंट है वो कैसा हुआ है, कब हुआ है, और क्या क्या कमियां हैं, क्या पोटेंशियल है, कि आगे क्या हो सकता है, आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि जो 75 साल हो गए भारत को इंडिपेंडेंट हुए, और उड़ीसा को एक पाथ में चलने के लिए शुरुआत के कुछ सालों जो है वो तो उड़ीसा एक नोन था एक पोवर्टी के लिए, क्योंकि भुखमरी थी बहुत से जगह में, जैसे कि लोग भूख से मर जाते थे। ठीक है। और पर्टिकुलरली उड़ीसा एक ऐसा स्टेट था जो नेचुरल डिजास्टर के लिए जाना जाता था, जहाँ पे फ्लड्स, साइक्लोन्स, ये सब नेचुरल थे, हर साल आते थे। और करीब मतलब टाइम टू टाइम आकर पूरा स्टेट को डिवास्टेट कर देते थे, और स्टेट में कुछ बचता नहीं था, और स्टेट को बहुत परेशानी होती थी, लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी। कोई गरीबी रेखा से ऊपर नहीं जा पा रहा था, बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, और गरीबी बहुत ज्यादा थी। ठीक है। और इस माहौल से जो ऊपर आने के लिए जब आया वक्त, तो सबसे हालांकि पहले इंडस्ट्रियल कुछ बेसिस थे, स्टील प्लांट एक दो थे यहाँ पे वहाँ पे, मगर जो ट्रांजिशन पॉइंट था वो आया नवीन पटनायक जी का जब सरकार आया। तब उन्होंने सबसे पहले काम किया कि जो नेचुरल डिजास्टर था उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि पूरा वर्ल्ड में एक बेस्ट मॉडल की तरफ से लिया जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में उड़ीसा नंबर 1 होकर आया। सबसे पहले उन्होंने वो काम किया। फिर उन्होंने जो माइनिंग और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज थे वहां पे अट्रैक्ट किया इन्वेस्टमेंट। तो JSW जिंदल का स्टील है, जो लक्ष्मी जो आर्सेलर मित्तल है उनका स्टील का है, टाटा स्टील है, वो सबको लेकर आए। फिर वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर आए। फिर बिरला, जो आदित्य बिरला है उनका है, हिंडाल्को और उनका उत्कल एल्यूमिना, ये सब कंपनीज को, एल्यूमिनियम को, स्टील्स को, आयरन्स को, ये सब को लेकर आए। तो मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्री से वो काफी बढ़ के हुआ यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी में जो है सुधार लेकर आए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला स्टेट था उड़ीसा, जो कि एक चेंज किया कि जो प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन उसको सेपरेट करके एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग का नया मेथड लेकर आए। जबकि मतलब जो ट्रांसमिशन लॉसेस थे उसको ठीक से हम लोग अकाउंटिंग कर सकें, और जो कंपनीज था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उड़ीसा का, वो लॉस में चल रहा था, उसको प्रॉफिट में लेकर आए। तो ये सारे जब किए, फिर उसके बाद में उन्होंने वुमेन एंड डेवलपमेंट के लिए उसका भी व्यवस्था किया। जो एक महिला सशक्तिकरण, उसके तरफ कदम उठाया। और जो है वहाँ पे जो है वो काम किया, और ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को जोड़ना शुरू किया। करीब 70 लाख वुमेन को उन्होंने एकत्रित किया, और उस मिशन शक्ति के नाम पे उसको जाना जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने उनको पावर एम्पावर करने का काम किया। वो भी बहुत सराहनीय काम है। तो भी बहुत अच्छा है। भुवनेश्वर के ऊपर बहुत काम किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया। कोरापुट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। भुवनेश्वर में IIT को लेकर आए, एम्स को लेकर आए, ये सारे इंस्टीट्यूशन भुवनेश्वर में लेकर आए। फिर आसपास के एरिया में डेवलप किए, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किए। तो बहुत से काम उन्होंने किया। 21 साल, 25 साल करीब उन्होंने रूल किया। मगर क्या कमियां हैं और क्या पोटेंशियल है, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। ठीक है। तो कमियां ये है कि हम सॉफ्टवेयर में पीछे हैं, जो कि एक एमर्जिंग सेक्टर है। एमर्जिंग तो नहीं है, अभी काफी दिन से है। ठीक है। और जबकि जैसे कि हैदराबाद जैसा जगह शुरुआत में हमारे जैसा ही था, बाकी सब स्टेट्स, मगर इतना रैपिड प्रोग्रेस किया, पर्टिकुलरली जो विजन था चंद्रबाबू नायडू का, उसके चलते हैदराबाद को उन्होंने एक ट्रांस पहले तेलंगाना और हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट हुआ करते थे आंध्र प्रदेश के नाम से। तब हैदराबाद को चंद्रबाबू नायडू जब रूल कर रहे थे, उन्होंने इंफो सिटी बनाया वहाँ पे। और वहाँ पे जो है
एक मतलब बैंगलोर के कंपैरिजन में एक सब्सटेंशियल आईटी हब बना के उन्होंने सेकंड आईटी हब ऑफ इंडिया बना के उसको प्रस्तुत किया। तो भुवनेश्वर का वो भी अपॉर्चुनिटी था मगर हो नहीं पाया। ये क्यों हुआ, तो उसके काफी कारण है जो कि अब आज तक उड़ीसा में आईटी इंडस्ट्रीज उतना बढ़ नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। जो एयर कनेक्टिविटी है, भुवनेश्वर का जो एयरपोर्ट है उसका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि भुवनेश्वर एयरपोर्ट में ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, और जितने फ्लाइट्स चलते हैं वो काफ़ी नहीं है। और जो एक सपोर्टिव कनेक्टिविटी होना चाहिए एक बूमिंग आईटी इंडस्ट्री के लिए, वो नहीं है। उसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए जरूरत है कि एयर ट्रैफिक को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स को कैसे चलाएंगे, और कनेक्ट करेंगे भुवनेश्वर को रेस्ट ऑफ इंडिया से, ताकि एटलीस्ट बेंगलोर और हैदराबाद से कनेक्ट ऐसे, और पुणे और मुंबई ये सबसे, चेन्नई इन सबसे ठीक से कनेक्ट कर पाए, तो फिर भुवनेश्वर में भी आईटी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ सकता है। फिर हम देखेंगे तो जो इंडस्ट्रीज है उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस किया गया है, टेक्सटाइल के ऊपर थोड़ा फोकस हुआ है, पारादीप में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आया है। तो ये सब जब हुआ है तो इन सबको धीरे धीरे करके हो रहा है, मगर उनको हम लोग अगर देखेंगे तो थोड़ा और तेजी लाने की जरूरत है। और जो इन्वेस्टमेंट है, कैसे और टेक्सटाइल पार्क्स करेंगे, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और जो बायोगैस का है वहाँ पे हम लोग जो फार्मर्स का जो वेस्ट होता है, हे स्टैक जो है, उसको हम लोग फ्यूल में, ईंधन में चेंज करके कैसे उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फिशरीज में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। फिर इतना बड़ा कोस्ट लाइन है उड़ीसा का, कैसे और डीप वाटर पोर्ट्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, शिपयार्ड कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये सब के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि सुनाबेड़ा में है, उसका हम लोग एमएसएमई क्लस्टर है उसके चारों तरफ कैसे बना सकते हैं, उसका तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ एक जो है, जहाँ जहाँ पे हमारा स्मेल्टर से एल्यूमिनियम का, वहाँ पे एल्यूमिनियम बन के तैयार होता है, मगर एल्यूमिनियम हम भेज देते हैं बाहर में, जो कि बाहर में जाकर प्रोसेसिंग होता है। डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं बना है। तो डाउन एल्यूमिनियम का डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज कैसे बनाएंगे, स्टील का डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज कैसे बनाएंगे, एक जो है ऑटोमोटिव का इकोसिस्टम कैसे लेकर आएंगे। ये सारे पोटेंशियल मैं आपको जितना बता रहा हूँ, सारे सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, मगर हम लोग उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री लोग हर 2 साल में हम लोग एक कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जहाँ पे हम इन्वेस्टर्स मीट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग देखते हैं चले जाते हैं। कहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं आता। सिर्फ मिनरल बेस्ड पकड़ के हम लोग बैठे हैं, 20 साल हो गया, मगर अभी तक उतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। दुख होता है इसे देख के, मगर क्या करेंगे। पावर जिनके पास में है, वो उनका विजन में थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत है, मगर अगर ठीक से लोगों का एजुकेशन सेक्टर में आप देख लीजिए, उड़ीसा में बच्चे जो है वो कुछ कम इंटेलिजेंट नहीं है, मगर हम बीपीयूटी में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, सारे जगह में जो है करप्शन होना शुरू हो गया। लोग जो है पैसे लेकर सर्टिफिकेट बेचना शुरू कर दिए, और ऐसा कंडीशन है कि पढ़ाया ठीक से नहीं जाता है। अनएम्प्लॉयबल इंजीनियर्स बहुत निकल कर आते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलता है, और ग्रेजुएट्स ऐसे ही मतलब पड़े रहते हैं। तो क्या फायदा है ऐसे एजुकेशन सिस्टम का। स्कूली एजुकेशन देखिए, बहुत से लोग जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं वहाँ पे, हाँ थोड़ा अभी बीच में आया था नवीन पटनायक जी 5T स्कूल्स किए, फिर वहाँ पे आमोस मतलब मो स्कूल अभियान, फिर मो कॉलेज अभियान, इससे कुछ प्रोविजंस करने का कोशिश किए। फिर यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में इजाफा किए। कुछ कुछ काम हुआ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, मगर जितना हुआ है वो काफी नहीं है। और जितना तेजी से हो सकता है, हो सकता था, उतना तेजी से नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमको जरूरत है एजुकेशन को ठीक किया जाए। हेल्थ को मैं, हमारा जो हॉस्पिटल है, मैं काफी बार वहां पे जाकर कहा हूँ कि आप जितने हॉस्पिटल से सबको कंप्यूटराइज कीजिए, मगर हॉस्पिटल को अभी तक कंप्यूटराइज नहीं किया है, नहीं किया गया है। अभी सुन रहे थे कि एक एम्स में एक एप्लीकेशन आ रहा है जो कि अपॉइंटमेंट बुकिंग में हेल्प करेगा, मगर क्यों अभी तक
जो है सारे हॉस्पिटल्स के अपॉइंटमेंट्स को बुकिंग या सुविधा नहीं किया गया है। अभी भी आप देखिए, कहीं भी अगर ब्लड टेस्ट होता है लंबा लाइन लग जाता है, कम से कम 30 लोगों का लाइन लगता है। और लोग जो है 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइन में खड़े होकर अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए वेट करते रहते हैं। मगर कोई उनको जो है न बैठने का कोई सुविधा है, ना कुछ लाइन में इतना 2 घंटा 3 घंटा कोई अगर पेशेंट है, अरे भाई कैसे खड़ा रहेगा? इसको ऊपर कोई सोचने का जरूरत है। ठीक है, एक लाइफ को हम लोग देखेंगे तो उसको आसान कैसे कर सकते हैं, उसका ऊपर सोचने का जरूरत। सरकार, आप तो देख रहे हैं कि जब बीजेपी का सरकार सेंटर में थी, तब उड़ीसा में उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था रोड में जो है। हाईवे में उड़ीसा में उस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं आया था। अभी कुछ कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं जब बीजेपी का गवर्नमेंट स्टेट में आया है तो। मगर 20 साल 25 साल तो मतलब हमको ऐसे ही भूखा गुजरना पड़ा, पैसे नहीं थे। तो बातें तो बहुत है, मगर देखिए ये हम अभी क्या कर सकते हैं एज ए पब्लिक? हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम आपस में चर्चा करें, आपस में जानकारी बढ़ाएं, आपस में हम लोग जो है डिस्कशन करके एक जो है माहौल ऐसा बनाएं कि सब लोग जागरूक हो। जागरूक होकर हम लोग देखें तो और समझें कि ये क्या सिचुएशन है। क्योंकि अगर जब तक लोग जागरूक नहीं बनेंगे, तब तक देश भी नहीं जगेगा, देश भी सोया रहेगा। और नेता लोग तो धोखा देने में माहिर है। वो को ऐसे ही आपको बहकाते रहेंगे, वोट लेते रहेंगे, और आप ऐसे ही जो है सोते रहेंगे। तो आप जगिए और जागरूक बनिए। और मेरा ये गुजारिश है कि आप जो है अपने आप को मतलब एक सुदृढ़, अपने कमेंट में जरूर मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं। ओके, थैंक यू।